वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इफ एल्स। Hello everyone, welcome to the second chapter of C language that is if else. if else समझने के पहले कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हम और देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट वी हैव सीन. इसके पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे जिसमें हमने प्लस माइनस इनटू डिवीजन एंड परसेंट साइन देखा था फॉर परफॉर्मिंग सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलावा हम कुछ और ऑपरेटर देखेंगे जिनको हम रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं. रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर हम मैथ्स में ऑलरेडी देख चुके हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स में ऐसा लिखता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब ये होता है कि x इज श्योर शॉट ग्रेटर देन y. अगर आप ऐसा मैथ्स में लिख रहे हो तो अजम्प्टेड है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ्स में हमें x ग्रेटर देन y है ये अज्यूम करके आगे बढ़ना है. लेकिन ये प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता. प्रोग्रामिंग में अगर मैंने ऐसा लिखा है कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि x y से बड़ा है. इसका मतलब ये है कि मैंने C प्रोग्राम को क्वेश्चन पूछा कि x y से बड़ा है क्या. अगर है तो आप मुझे ट्रू रिटर्न करिए, अगर नहीं है तो आप मुझे फॉल्स रिटर्न करिए. तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में जब हम x ग्रेटर देन y लिखते हैं तो इसका मतलब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि x y से बड़ा ही होगा. वो चेक करेगा कि x की वैल्यू y से बड़ी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेजिन करते हैं कि x जो है इसमें 3 पड़ा हुआ है और y जो है सपोज इसमें 5 पड़ा हुआ है, तो लेट्स चेक कि हमारा ये कंडीशन में क्या होने वाला है. तो पहले केस में देखते हैं x ग्रेटर देन y है क्या. ऑब्वियसली x में 3 पड़ा है और 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन y वाला ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स, क्योंकि इस केस में 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है. लेकिन यही अगर हम मैथ्स होता और मैथ्स में हम अगर बोलते कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब हमें आगे का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैथ्स का वो ये अज्यूम करके चलना है कि x y से बड़ा है, उसके हिसाब से आगे का प्रोग्राम हमें सॉल्व करना है. तो ये डिफरेंस है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर वर्सेस व्हाटएवर यू आर सीन और यू हैव सीन इन मैथ्स. एक और चीज एक आपको ध्यान में रखना है कि मैथ्स में हम कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू के लिए, और कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए. लेकिन सी प्रोग्रामिंग में हम इसको लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं. ये मैथ्स वाले दोनों भी सिंबल सी प्रोग्रामिंग में अलाउड नहीं है फॉर रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एक हमारे सामने चार्ट रखा हुआ है. इस चार्ट में हमने कुछ वैल्यू रखी हुई है और हम ये अज्यूम करें कि भाई ए नाम का जो वेरिएबल इसमें 3 पड़ा हुआ है और बी नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमारे पास 5 पड़ा हुआ है. तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे. अब ये जो ऑपरेटर है हमारे पास कौन से ऑपरेटर है. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 2 बार इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन इक्वल टू. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर. तो ये रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर का चार्ट नीचे दिया हुआ है जिसके ऊपर हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है. जब हम सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ लिखेंगे a ग्रेटर देन b, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे. इसको हम बोलेंगे रीड एज a इज ग्रेटर दैन b. तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि a इज ग्रेटर दैन b. बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि a b से बड़ा है. इसका मतलब ये है कि a b से बड़ा है क्या, मुझे बताइए. अगर बड़ा है तो आप मुझे ट्रू रिटर्न करिए, नहीं तो मुझे फॉल्स रिटर्न करिए. तो इस केस में जो ऊपर में हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है a में 3 पड़ा हुआ है और b में 5 पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें है पता कि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसलिए हमारा इस केस में रिजल्ट आएगा फॉल्स. अगर हम ये अज्यूम करें कि a में 3 पड़ा है और b में 5 पड़ा है तो ओके, बिकॉज a में 3 है, b में 5 है एंड 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसलिए हमारा प्रोग्राम a ग्रेटर देन b के केस में इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा. अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सिंबल पे. दूसरा रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है लेस देन सिंबल. जब हम a लेस देन b लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे कैसे. a इज लेस देन b.
यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए लेस देन बी, बट ये क्वेश्चन मार्क है। हम सी में जब इसको बोलते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क फॉर्म में है कि ए बी से बड़ा है क्या या ए बी से छोटा है क्या। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है क्या, क्वेश्चन मार्क। अगर है तो मुझे ट्रू रिटर्न करिए, नहीं तो मुझे फॉल्स रिटर्न करिए। तो जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू हमने लेके रखी हुई है यहाँ पे ए एंड बी की एग्जाम्पल समझने के लिए, वो 3 एंड 5 है। तो ऑब्वियसली 3 लेस देन 5 है, इसलिए इस केस का आंसर आएगा ट्रू। मतलब इस केस में सी प्रोग्राम, अगर हम ए ग्रेट लेस देन बी लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम का आंसर आएगा ट्रू। अब बढ़ते अगले रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि ए बड़ा है क्या बी से या फिर इक्वल टू है क्या। इस केस में फॉल्स रिटर्न इसलिए आएगा क्योंकि ए में 3 है, बी में 5 है, एंड ऑब्वियसली 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगला ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू। इसको पढ़ते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई ए छोटा है क्या बी से या ए इक्वल टू है क्या बी से। आंसर इज ट्रू, क्योंकि इस केस में ए में 3 है और बी में 5 है, तो ऑब्वियसली इट इज लेसर देन 3 इज लेस देन 5, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। फिर अगला स्टेटमेंट है इक्वल टू का। इक्वल टू चेक करेगा ए एंड बी की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप कि डबल इक्वल टू इज फॉर इक्वालिटी। इक्वल टू कंपेयर करने के लिए सी प्रोग्राम में डबल इक्वल टू है। जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसका काम है राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को देना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है तो मुझे डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए डबल इक्वल टू बी, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, तो इसको पढ़ा जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन मार्क इन सी लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम सी को पूछ रहे कि भाई ए और बी इक्वल है क्या बताइए, तो सी हमें आंसर देगा ट्रू या फॉल्स। तो अभी हमारे पास ए में 3 है, बी में 5 है एंड वो सेम नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। एंड लास्ट नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ऑब्वियस है ए में 3 है, बी में 5 है एंड 3 एंड 5 इक्वल नहीं है, तो इस केस का आंसर आएगा ट्रू। तो इस तरीके से आप रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर समझेंगे कि भाई हाँ, टोटल हमारे पास जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे, ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करने के लिए दो और नए कीवर्ड हमारे लिस्ट में जुड़ जाएंगे। जो हमने 32 कीवर्ड्स देखे थे उसमें दो और बकेट लिस्ट में हमारी चीजें ऐड हो जाएगी, एक है इफ और एक है एल्स। ये दो नए कीवर्ड ऐड हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर दैट वी हैव सीन सो फार। तो अब यहाँ पे ये जो इफ एल्स है ये होता क्या है, देखिए नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल रूटीन में भी हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th दिया, तो 12th देने के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि वेयर यू वांट टू गो फॉर इन योर करियर। आप फिर सोचते हैं कि ठीक है मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है क्या, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है क्या, एंड सो ऑन। यू कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल फील्ड्स ओपन विथ यू एंड देन यू विल डिसाइड अपॉन ऑन सर्टन फील्ड एंड देन आप डिसीजन लोगे। तो यहाँ पे हम एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमें किस फील्ड में जाना है एंड उसके हिसाब से हम हमारा रास्ता तय करते हैं, उस डायरेक्शन में हम चलना शुरू करते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे लाइफ में अलग अलग डिसीजंस होते हैं उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग को हम डिसीजन मेकिंग के कारण एक इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं इफ एल्स के कारण, जहाँ पे वो खुद डिसाइड कर पाता है कि उसको क्या करना है बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो ये कैसे होता है, तो बेसिकली इफ एक स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट के ब्रैकेट में हम यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इफ के अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, और वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एल्स करके स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि सर ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसको हम अगर नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं तो, अगर ऐसा हुआ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये वाला पार्ट चलाएंगे, नहीं हुई तो ये वाला पार्ट चलाएंगे। इस तरीके से हम इफ एल्स लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके तरफ से आ सकता है, क्या मैं सिर्फ इफ लिख सकता हूं बिना एल्स के? आंसर इज यस, आप बिना एल्स के इफ लिख सकते हो। इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू राइट द एल्स स्टेटमेंट। आप सिंपल नॉर्मल इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो बिना एल्स के भी। ओके और आपके पास बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर इफ के अंदर हम जो ये करली ब्रेस हैं, इस करली ब्रेस के अंदर जो इफ का कोड लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, क्या यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में ही कोड देना है? आप सिंगल लाइन का मतलब एक लाइन का भी कोड इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इफ एल्स के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है हमारे पास। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम उसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिलहाल हम फंडामेंटल्स ऑफ इफ एल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इफ एल्स के जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है उसको और डीप डाइव हम करेंगे। फिलहाल फोकस कॉन्सेंट्रेटेड रखो टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ एल्स। ओके, तो अब इफ एल्स जो है हमारा, ये इफ एल्स काम कैसे करता है, हाउ दिस होल इफ एल्स वर्क। तो इसके लिए कुछ एक बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो कंडीशन है ये होती क्या है। तो हमने देखा कि इफ जो है, इस इफ के ब्रैकेट में हम कोई ना कोई कंडीशन लिखने वाले हैं, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो कुछ भी एल्स में लिखा है, जो कुछ भी इफ में लिखा है। तो ये कंडीशन होती क्या है? तो कंडीशन जो है ये कॉम्बिनेशन रहेगी किसका किसका? रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर का अलॉन्ग विथ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जैसे नीचे में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पहला एग्जांपल है x ग्रेटर देन y, ये भी एक प्रकार की कंडीशन हो गई। तो मैं इफ के अंदर लिख सकता हूं अगर x ग्रेटर देन y है तो। दूसरी कंडीशन है, आप डायरेक्टली कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो। इफ 5 इज ग्रेटर देन 9, अब आप बोलेंगे सर 5 9 से बड़ा नहीं होता है। तो मैथ्स में हम जब 5 ग्रेटर देन 9 बोलेंगे तो मैथ्स तो वो तो बाईपास ही हो गया, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब सी प्रोग्राम में हम 5 ग्रेटर देन 9 बोल रहे हैं तो हम सी प्रोग्राम को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 9 है क्या? अगर है तो ट्रू दीजिए और नहीं है तो मुझे फॉल्स दीजिए। ओके, तो बेसिकली हम सी प्रोग्रामिंग में 5 ग्रेटर देन 9 लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एक तो ट्रू बोलेगा या फिर फॉल्स बोलेगा। इसीलिए इसको डायरेक्टली मैथ्स के रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंपेयर करने की कोशिश ना करें, थोड़ा समझिए कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। अगला है x लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने जो लेस देन इक्वल टू साइन मैथ्स में होता है उसके जगह लेस देन इक्वल टू साइन के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करके देखा है कि भाई हाँ, मेरा जो कंडीशन है वो ऐसा आ सकता है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा मैं कंडीशन में लिख पाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें x प्लस इक्वल टू 5, एक प्लस 5, तो इस तरीके की चीजें आपने नहीं लिखनी चाहिए। अगर लिखा तो क्या होगा वो हम देखेंगे। अगर इस तरीके का चीज मैंने लिखा डायरेक्टली रिलेशनल ऑपरेटर ना यूज करते हुए, कोई डायरेक्टली अरिथमेटिक ऑपरेशन कर दिया तो क्या होगा? एरर आएगा, या वो सॉल्व करेगा, या ट्रू रिटर्न करेगा, या फॉल्स रिटर्न करेगा, वो आगे देखते हैं। बट इस टाइप का जनरली हम नहीं लिखते हैं, हम किसी न किसी रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन विथ दी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बना के कंडीशंस लिखते हैं। अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, जो प्रोग्राम आपको क्लियर कट आइडिया देगा कि भाई हमारा प्रोग्राम इफ एल्स में अगर हमें लिखना है तो लिखना कैसे पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी दैट। प्रोग्राम है, प्रोग्राम सिंपल है कि भाई एक प्रोग्राम लिखिए टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट करिए इट इज ग्रेटर देन 100 और नॉट। तो हमें एक नंबर लेना है और नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि नंबर लीजिए और नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है वो बताइए। तो ये हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो एज वी नो दैट प्रोग्राम मेन से शुरू होगा, मेन के कर्ली ब्रेस में हमारा कोड लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर लेना था, इसलिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर एनो। फिर स्क्रीन क्लियर करना था, इसलिए हमने क्लियर स्क्रीन कर लिया। प्रिंटएफ में लिखा एंटर अ नंबर, तो हमने प्रिंटएफ में मैसेज लिख दिया कि नंबर डालिए। फिर हमने स्कैनएफ में %d करके वैल्यू एनो नाम के वेरिएबल में ले ली। अब इमेजिन करिए कि मैंने एनो नाम के वेरिएबल में 200 एक्सेप्ट कर लिया, तो एनो नाम के वेरिएबल में कीबोर्ड से 200 डाला गया, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे वो आगे बढ़ेगा ये इफ वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और वो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है चेक करेगा। अब हमारी कंडीशन क्या है? एनो ग्रेटर देन 100 वाली।
तो NO में कीबोर्ड से आ चुका है 200, तो हमारी कंडीशन बनी 200 ग्रेटर देन 100 है क्या, सी ये इसका आंसर ट्रू या फॉल्स देगा। तो बेसिकली हमें पता है कि 200 इज ग्रेटर देन 100, तो सी इसका आंसर हमें रिटर्न करने वाला है ट्रू। तो जैसे ही सी इसका आंसर हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो वो जाएगा ईफ के अंदर, मतलब ईफ के अंदर, और ईफ के अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब ईफ में जाएगा तब एल्स में कभी नहीं जाएगा। अगर नहीं तो, अगर नहीं तो, अगर ये ट्रू है तो ईफ के अंदर जाएगा, नहीं ट्रू है तभी जाके एल्स में जाएगा। इसलिए ईफ और एल्स दोनों एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एक तो ईफ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, अगर आप ईफ एल्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इस केस में हमारा आउटपुट आएगा ग्रेटर देन 100, क्योंकि 200 हमने डाला कीबोर्ड से, 200 ग्रेटर देन 100 है। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि अब सपोज सेम प्रोग्राम फिर से दोबारा रन करें। हमने कीबोर्ड से डाला सपोज 50, ठीक है, तो NO नाम के वेरिएबल में अभी 50 आ गया कीबोर्ड से। तो जब ये लाइन पे पहुंचेगा ईफ वाले कंडीशन पे, तो पहले वो कंडीशन चेक करेगा जो ब्रैकेट में लिखी है। तो ब्रैकेट में हमारी कंडीशन है कि नंबर ग्रेटर देन 100 है क्या, चेक करो। नंबर में आपने डाला है 50 ग्रेटर देन 100 है क्या, 50 ग्रेटर देन 100 नहीं है, ऑब्वियस है, दिख रहा है। तो सी का प्रोग्राम आंसर आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर चीज का आंसर आएगा फॉल्स, तो अगर कंडीशन ट्रू है तभी ईफ के अंदर जाता है। इस केस में कंडीशन फॉल्स है, वो जाएगा एल्स में, एल्स की चीजें एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा आपके सामने नॉट ग्रेटर देन 100, जो कि सही है कि 50 इज नॉट ग्रेटर देन 100। तो इस तरीके से इफ एल्स का प्रोग्राम लिखा जाएगा। इफ के ब्रैकेट में कंडीशन सेटिस्फाई है तो इफ का ब्लॉक, डिससेटिस्फाइड है तो एल्स ब्लॉक में जाके एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द प्रोग्राम फॉर इफ एल्स। शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन ऑफ इफ एल्स। यहाँ पे हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, एक नई फाइल ओपन करते हैं, और नई फाइल ओपन करने के बाद उसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट्स लिखना है वो लिख देते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ अजय एंड रवि एंड टू फाइंड आउट एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एज एक्सेप्ट करना है ऑफ 2 ब्रदर्स लिख देते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, 2 ब्रदर्स अजय एंड रवि एंड टू फाइंड आउट द एल्डर ब्रदर। तो हमारा कोड हमें पता है मेन से शुरू होता है, मेन के कर्ली ब्रेस से। यहाँ पे जो stdio.h है और conio.h जो हेडर फाइल्स है वो टर्बो सी में उतना कंपलसरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे अगर हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा तो भी टर्बो सी उसको बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर लेता है। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h एंड conio.h जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें जितने वेरिएबल्स लगेंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हमें एक अजय का एज चाहिए और एक रवि का एज चाहिए, इसलिए हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर हम क्लियर स्क्रीन करेंगे टू क्लीन अप द स्क्रीन। प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से जो जो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी वो एक्सेप्ट करेंगे। हम बोलेंगे एंटर करिए एज ऑफ अजय एंड रवि। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद स्कैनफ, यहाँ पे %d आएगा 2 बार। पहली वैल्यू अजय के एज में डालेंगे, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डालेंगे। अब हमें पता करना है कि भाई यहाँ पे बड़ा भाई कौन सा है, एल्डर ब्रदर कौन सा है। तो अभी तक का जो बेसिक प्रोग्राम हमने देखा वर्सेस जो इफ एल्स का प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। देखिए क्या होता है ना कि अभी तक का जो बेसिक प्रोग्राम हमने देखा है वो बेसिक प्रोग्राम का लॉजिक आपका बहुत ही क्लियर था कि भाई जब बेसिक प्रोग्राम हम देखेंगे तो हमारा पहले तो चीज़ें एक्सेप्ट होगी, चीज़ें एक्सेप्ट होने के बाद कैलकुलेशन होगा और उसके बाद हम चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। जब हम इफ एल्स चैप्टर में आएंगे तो बेसिकली अगर चीज़ें एक्सेप्ट करनी है तो ऑब्वियसली आपका एक्सेप्ट का लॉजिक तो रहेगा ही रहेगा। वहाँ पे आप चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, उसमें फॉर श्योर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेशन प्लस डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट वाला पार्ट था ये मर्ज होके यहाँ पे बन जाता है मैनिपुलेशन। ये मर्ज होके यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं,
वी कॉल इट एज अ मैनिपुलेशन, जहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं कि मुझे कैलकुलेशन के साथ कुछ कंबाइंड करके कुछ लॉजिकली कुछ डिस्प्ले करना है, या फिर मुझे डायरेक्टली ऑन सर्टन कंडीशन कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी है। सो मैनिपुलेशन हमें करना पड़ेगा हियर ऑनवर्ड फॉर द इफ एल्स, जहाँ पे हमें सोच समझ के प्रिंट करना पड़ेगा, सोच समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली कोई चीज़ प्रिंट या डायरेक्टली कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वेन एवर वी आर वर्किंग विथ द इफ एल्स पार्ट। अब ये प्रोग्राम में क्या बोला है, हमें अजय एंड रवि का एज एक्सेप्ट करना है और बताना है बड़ा भाई कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अजय का जो एज है ये बड़ा होगा, ग्रेटर है किसके एज से, राम के एज से, तो ऑब्वियसली इस केस में अगर हम बोल रहे हैं कि अजय का एज अगर बड़ा है रवि से, तो बेसिकली बड़ा भाई कौन है, अजय इन दैट केस। तो इन दिस केस अजय एज इज ग्रेटर दैन रविज एज, तो इसीलिए अजय इस केस में बड़ा भाई है, अदरवाइज रवि बड़ा भाई रहेगा। अब ये पूरे एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों ट्विंस नहीं हैं, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा भाई रहेगा दोनों में से। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या फिर हम इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में, इफ के ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखेंगे, जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल अजय का एज अगर ग्रेटर है रवि के एज से, तो प्रिंट ऑफ अजय इज एल्डर। अदरवाइज यहां पे हम लिखेंगे रवि इज एल्डर, और स्क्रीन रोकने के लिए गेट सीएच। अब ये प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम यहाँ पे दो सिनारियो कंसिडर करते हैं। एक सिनारियो कि सपोज अजय का एज 10 है और रवि का एज 11 है, तो क्या, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक अजम्पशन करके चल रहे हैं अभी कि भाई हाँ, हमारे पहले केस में अजय का एज आया 11 एंड रवि का एज आया 12 एज ए इनपुट कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये केस में होगा क्या, तो पहली चीज़ है कि कीबोर्ड से मैंने चीज़ें स्कैन करके अजय के एज में 11 आ गया है और रवि के एज में 12 आ गया है। इनके हिसाब से भी प्रोग्राम को आगे बढ़ा के देखते हैं कि प्रोग्राम बिहेव कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे जब इफ एल्स वाले लाइन में आएगा, तो यहाँ पे अजय का एज रवि के एज से बड़ा है क्या, ये क्वेश्चन हमने पूछा। तो अजय का एज है फिलहाल 11 और रवि का एज है 12, तो ऑब्वियसली 11 इज नॉट ग्रेटर दैन 12 इन दिस केस, ओके। तो 11 12 से बड़ा नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक, कि भाई अजय का एज में 11 है, रवि के एज में 12 है एंड दैट इज फॉल्स। तो जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इफ के बदले एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है नहीं तो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कर्ली ब्रेस एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला, नहीं तो एल्स वाला कर्ली ब्रेस एग्जीक्यूट होगा। तो इसके कारण जब अजय का एज 11 और रवि का एज 12 है, उस समय पे हमारी कंडीशन क्या आएगी कि भाई हाँ, 11 इज नॉट ग्रेटर देन 12, ये आएगा एल्स ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा रवि इज एल्डर, दैट इज करेक्ट, कि भाई एज वाइज 11 और 12 में से रवि का एज 12 है, तो वो एल्डर ब्रदर है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। उस कंडीशन में हम कंसिडर करते हैं कि सपोज अजय का एज जो है वो है 10 और रवि का एज जो है वो है 8। ये हमारा दूसरा अजम्पशन है कि दूसरे केस में क्या होगा। तो दूसरे केस में हमने इनपुट डाला कीबोर्ड से कि भाई अजय का एज में हमने 10 डाला और रवि के एज में हमने डाला 8, तो क्या होगा। तो यहाँ पे जाके कंडीशन चेक होगी और वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स में से कुछ एक रिजल्ट देगी। तो अभी के केस में ये दोनों वैल्यूज़ के बेस पे वो चेक करेगा।
और चेक कर रहा है कि अजय का एज दैट इज 10 ग्रेटर देन रवि का एज है का दैट इज 8, आंसर इज ट्रू बिकॉज ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 8। तो ये पर्टिकुलर इफ का जो कंडीशन है ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, इसलिए वो इफ के कंडीशन के कर्ली ब्रेस में जाएगा और प्रिंट करेगा अजय इज एल्डर। तो इस तरीके से आपका ये इफ एल्स वाला लॉजिक काम करता है कि इफ के ब्रैकेट में अगर जो कंडीशन है वो ट्रू आई तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया ऑफ अ इफ एल्स। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। सो फाइल मेन्यू में जाते हैं, नया प्रोग्राम लेते हैं। सो लेट्स राइट ए न्यू प्रोग्राम। ओके, सो इस नए प्रोग्राम के लिए हम कुछ कमेंट लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एजेस ऑफ two brothers Ajay and Ravi and to find out younger brother। तो इस केस में डिफरेंस क्या है, हमें यंगर ब्रदर फाइंड आउट करना है। पहले एग्जाम्पल में हमने एल्डर ब्रदर फाइंड आउट किया, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको यंगर ब्रदर फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन सिर्फ चेंज होगी और उसके हिसाब से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका एक असाइनमेंट हुआ, जिस असाइनमेंट को आपको ट्राई करना है एंड इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है कि ये प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा या ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। दैट्स अप टू यू। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम पे। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर and to find out it is positive or negative। नोट ये है इस केस में कि 0 is not considered as input for this program। तो इस प्रोग्राम के लिए हम 0 को फिलहाल कंसिडरेशन में नहीं ले रहे कि 0 हमारे पास कीबोर्ड से इनपुट नहीं आएगा, ये अज्यूम करके आपको ये प्रोग्राम लिखना है। क्योंकि अगर 0 आ गया तो आपको एक और लॉजिक लिखना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो फिलहाल हम 0 के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। आपको सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक तो पॉजिटिव वैल्यू डाली जाएगी या निगेटिव वैल्यू डाली जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो 0 अगर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा क्लियर क्रिस्टल रहेगा। हमारा प्रोग्राम शुरू होगा मेन से। मेन से शुरू होने के बाद हम यहाँ पे एनो नाम का एक वेरिएबल लेंगे नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर हम करेंगे क्लियर स्क्रीन, फिर हम करेंगे प्रिंट एफ टू एक्सेप्ट द नंबर। हम यहाँ पे बोलेंगे एंटर नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करेंगे स्कैन एफ %d, पहला नंबर जो भी है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव, और 0 के लिए तो अभी फिलहाल सोचना नहीं है, आगे देखेंगे। अगर 0 इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। बट फिलहाल हमारे केस में सिर्फ 2 ही इनपुट पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो हमारा प्रोग्राम आएगा कि अगर नंबर दिया गया एज अ पॉजिटिव तो हम उसको पॉजिटिव प्रिंट करेंगे, मतलब नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट करेंगे, अदरवाइज उसको निगेटिव प्रिंट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो पहले तो हम कुछ वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं और उस वैल्यूज़ के साथ इटरेशन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम बिहेव कैसे करता है, और फिर इसको रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई ठीक है, नंबर में सामने वाले ने 10 डाला कीबोर्ड से। तो इमेजिन करिए कि यूज़र ने कीबोर्ड से 10 डाला है, तो स्कैनएफ में आपने जो भी इनपुट था कीबोर्ड से 10 ले लिया। कीबोर्ड से 10 लेने के बाद ये वाला आपका पैच एग्जीक्यूट होगा, कोड का इफ का ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम कंसिडर करें कि 10 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है क्या। ये क्वेश्चन पूछा आपने, ये क्वेश्चन का आंसर आया ट्रू। ऑब्वियसली वी नो दैट द 10 इज ग्रेटर देन 0। तो ये इफ के ब्लॉक में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, पॉजिटिव इन दिस केस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस में। अगर
कीबोर्ड से इनपुट आया -5, तो ऑब्वियसली है आपका जो नंबर है उसमें कीबोर्ड से इनपुट आया है -5। -5 आने के बाद ये वाला कंडीशन आपका चेक होगा इफ़ के अंदर का। ये कंडीशन में चेक हो रहा है कि -5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या, तो हमें पता है -5 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ऑब्वियसली -5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। और फॉल्स आने के कारण वो एल्स ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करेगा निगेटिव। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम काम करता है। इफ़ के ब्रैकेट में जो कंडीशन अगर वो ट्रू हो गई तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुई तो एल्स के पार्ट में जाके हमें आउटपुट देगा। तो ये प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। F9 से कंपाइल किया, कंट्रोल F9 से रन किया, नंबर में मैंने डाला सपोज 6 पॉजिटिव, फिर से रन किया -3 इट इज़ नेगेटिव। तो ये हुआ हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सिनारियोस के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे भी हम ये फिलहाल कंसिडर करते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा। सो फिलहाल हमारा प्रोग्राम शुरू होगा मेन से। मेन से प्रोग्राम शुरू होने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो हमें लग रहे हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए CP, सेलिंग प्राइस के लिए SP, स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे हम लिखेंगे printf, यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर करिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हम ये वैल्यूज़ कीबोर्ड से इनपुट लेंगे स्कैनफ से। तो 2 बार %d आएगा। पहली वैल्यू जाएगी हमारे पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू जाएगी हमारे दूसरे वेरिएबल में। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से तो शॉपकीपर को हुआ प्रॉफिट, अदरवाइज शॉपकीपर को हुआ लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन फिलहाल नहीं सोच रहे, आगे में देखेंगे कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का भी सिनारियो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, बेसिकली इमेजिन करिए कि फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल एक कंसिडर करते कि एक पेन है और शॉपकीपर ने वो पेन खरीदा 10 रुपये में मार्केट से, तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने जिस प्राइस पे खरीदा वो हो गया कॉस्ट प्राइस। और ये 10 रुपये का पेन दुकानदार आप लोगों को रिटेल में बेच रहा है 12 रुपये में। तो दुकानदार ने पेन खरीदा 10 रुपये में, आपको बेच रहा है 12 रुपये में, तो बट ऑब्वियस दुकानदार को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कॉस्ट प्राइस एक्सेप्ट करनी यूज़र से और सेलिंग प्राइस एक्सेप्ट करनी है और बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दुकानदार को। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो है फिलहाल, इमेजिन करिए इस केस में 10 और सेलिंग प्राइस इस केस में हमारा 12। तो आपकी इफ कंडीशन ये चेक हो रही है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है क्या अभी के केस में। तो भाई सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है क्या चेक करिए। सेलिंग प्राइस में पड़ा हुआ है कीबोर्ड से आया हुआ 12, कॉस्ट प्राइस में पड़ा हुआ है 10। ऑब्वियसली 12 इज ग्रेटर देन 10, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। एंड बिकॉज इट इज़ ट्रू ये इफ के ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करेगा प्रॉफिट, क्योंकि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं दूसरे केस में। अगर दुकानदार ने 10 रुपये में कोई पेन खरीदा, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दुकानदार ने 8 रुपये में बेचा, सो दैट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये वाली कंडीशन जब चेक होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक हो रही है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है क्या। सेलिंग प्राइस में पड़ा हुआ है 8, कॉस्ट प्राइस में पड़ा हुआ है 10,
ऑब्वियसली 10 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो सी प्रोग्राम आपको रिटर्न करेगा फॉल्स, और इस कारण ये कंडीशन फेल हो गई, वो जाएगा एल्स ब्लॉक में और प्रिंट करेगा लॉस। इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है नहीं तो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो, नहीं हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो। दैट इज हाउ इफ एल्स वर्क्स। तो इसको हम चला के भी देख लेते हैं। लेट्स कंपाइल द कोड, कंट्रोल F9 से रन करते हैं। 10 रुपये का पेन 12 रुपये में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ। 10 रुपये का पेन दुकानदार 8 रुपये में बेच रहा है, लॉस हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले कुछ प्रोग्राम्स की तरफ। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ number from the user and to find out it is even number or odd number। एक नंबर एक्सेप्ट करना है और वो नंबर इवन है या ऑड है बताना है। ये थोड़ा सा अलग है प्रोग्राम, बहुत प्लेन वे में इसको नहीं सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा लॉजिक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो एक वेरिएबल लेंगे हम, फिर क्लियर करेंगे। प्रिंटफ में जाके हम बोलेंगे एंटर अ नंबर हम स्कैनएफ से स्कैन कर लेंगे। नंबर हमारा स्कैन हो गया कि स्कैनएफ से। इसके बाद हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो बेसिकली नंबर इवन है या ऑड है कैसे पता करेंगे? तो नंबर इवन है या ऑड है पता करने के लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने 10 रखूँ तो हमें पता है भाई कि 10 इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 14 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 7 इवन नंबर नहीं है। 9 इवन नंबर नहीं है। 11 इवन नंबर नहीं है। 13 इवन नंबर नहीं है। तो बेसिकली ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं पूरी तरह से उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। अब ये पता कैसे करेंगे कि इवन नंबर है या नहीं है? अब देखिए क्या होता है कि हम ये अज्यूम करते कि भाई मैं नंबर लेता हूँ, नंबर को डिवाइड करके देख लूँगा 2 से, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो वो इवन, नहीं तो ऑड। लॉजिकली ठीक है। कोड वाइज अगर देखा जाए तो प्रोग्राम को क्या पता चलने वाला है, इससे डिवाइड करने से क्या पता चलने वाला है? चलो हम देखते हैं। अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे सी प्रोग्राम को मिलेगा आंसर 4। मैं 10 को डिवाइड करूंगा 2 से, मेरे सी प्रोग्राम को आंसर मिलेगा 5। मैं 12 को डिवाइड करूंगा 2 से, सी प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा 6। अगर मैं 20 को डिवाइड करूंगा 2 से, सी प्रोग्रामिंग को आउटपुट मिलेगा 10। इससे क्या पता चल रहा है सी प्रोग्राम को क्या करना है? कुछ भी रिजिड नहीं पता चल रहा है, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं पता चल रहा है ना। 8 से डिवाइड करो तो 4 मिल रहा है, 10 से डिवाइड करो तो 5 मिल रहा है, 12 से डिवाइड करो तो 6 मिल रहा है, 20 से डिवाइड करो तो ठीक है, 20 को डिवाइड करो 2 से तो 10 मिल रहा है। तो देर इज नो कॉन्क्रीट थिंग दैट वी आर गेटिंग। तो 8 से डिवाइड करो 2 से, 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4 मिल रहा है, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 मिल रहा है, 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो 6 मिल रहा है, 20 को डिवाइड करोगे 2 से तो 10 मिल रहा है। कोई कॉन्क्रीट चीज़ हमें नहीं मिल पा रही यहाँ पे। तो कॉन्क्रीट चीज़ कैसे मिलेगी? अब अगर इस पूरे केस को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। और 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन 11 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। क्यों आएगा? चलो करके देखते हैं। 11 को मैं 2 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, 5 × 10 एंड मेरा रिमाइंडर आया 1। तो सिर्फ 11 के केस में मेरा रिमाइंडर कुछ और आ रहा है। इन इवन नंबर्स के केस में मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है हमेशा। और हमें पता है रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास सिंबल है परसेंट सिंबल, जो कि रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन निकाल के देता है।
तो अगर मैं 8 को मॉड करूँ 2 से तो मुझे 0 मिलेगा, मैं 10 को मॉड करूँगा 2 से तो भी मुझे 0 मिलेगा, मैं 12 को मॉड करूँगा 2 से तो भी मुझे 0 मिलेगा, लेकिन मैं 11 को मॉड करूँगा 2 से तो मुझे 1 मिलेगा। तो मुझे यही चेक करना है कि रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए अगर वो इवन नंबर है तो हम लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। हम ये बोलेंगे कि आप जो नंबर इनपुट लिए हैं कीबोर्ड से उसको डिवाइड करके देखो 2 से, मतलब मॉड करके देखो 2 से। अगर उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ इवन नंबर, नहीं तो हम उसको बोलेंगे ऑड नंबर। प्रिंट ऑफ हम इसको बोलेंगे ऑड। गेट ch टू पॉज द स्क्रीन, सेव कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू रन। F9 से कंपाइल किया, कंट्रोल F9 से रन किया, 4 डाला तो इवन नंबर, लेट्स पुट सम अदर वैल्यू लाइक 5, इट इज ऑड। अब ये प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते 2 केस स्टडी के साथ, एक 4 के साथ और एक 5 के साथ। अब इमेजिन करिए कि कीबोर्ड से मैंने यहाँ पे 4 डाला तो क्या होगा। कीबोर्ड से मैंने 4 इनपुट डाला, ये कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन में क्या बोला है, नंबर को मॉड करो 2 से और इस आंसर को कंपेयर करो 0 के साथ। तो नंबर में पड़ा है 4 को जब मैं मॉड करूँगा 2 से तो आंसर आएगा 0, इक्वल टू कंपेयर हो रहा है 0 के साथ, 0 0 मैचेस, आंसर इज ट्रू। ये जाएगा इफ के अंदर और प्रिंट करेगा इवन। अब आते हैं 5 के लिए चेक करने के लिए कि नंबर में सपोज हमने कीबोर्ड से स्कैन करके 5 डाला है, तो ये वाला कंडीशन कैसे चेक होगा, 5 मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, चेक करिए। 5 को 2 से मॉड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर देखना है तो कुछ ऐसा है, वो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पे 1 आया और दिस 1 एंड 0 डजेंट मैचेस, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर आएगा फॉल्स, एंड बिकॉज इट इज फॉल्स ये एल्स ब्लॉक में जाके प्रिंट करेगा ऑड। तो 4 के लिए और 5 के लिए प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमने देखा। आगे बढ़ते अगले प्रोग्राम्स की तरफ। अब इसको हम एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं, नई विंडो ओपन करते हैं, आई मेक इट फुल स्क्रीन। if else 6.c, write a program to accept a year from the user and to find out it is centurion year or not, 1900, 2000, 2100, 2200, ये सारे सेंचुरियन ईयर्स है। 2023, 2022, 2002 एक्सेट्रा, ये सारे नॉन सेंचुरियन ईयर्स हैं। ठीक है, तो जो ईयर्स 100 के मल्टीपल्स में आ रहा है उसको हम बोलेंगे सेंचुरियन ईयर्स। तो सेम लॉजिक जो हमने लीप ईयर जो हमने इवन ऑड के लिए लगाया है, तो इंटीजर ईयर, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ, एंटर करिए अ ईयर %d, ईयर में वैल्यू आ गई। अगर ईयर में जो वैल्यू आई है वो 100 से डिवाइड हो रही पूरी तरह से, तो 100 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम प्रिंट करेंगे सेंचुरियन ईयर, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे
नॉन सेंचुरियन ईयर। ठीक है, गेट ch, सेव, कंपाइल, रन, 1900 सेंचुरियन ईयर, 2023। ठीक है, सेंचुरियन ईयर नहीं है। अब यहाँ पे उस दोनों भी एग्जाम्पल्स को हम समझने की कोशिश करते क्या हो रहा है। अगर ईयर में मैंने लिया है 1900, तो क्या होगा, जब ईयर में मैंने 1900 लिया, ये मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट होने वाली है। यहाँ पे चेक हो रहा है कि 1900 जो मैंने लिखा ये 100 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ये 100 से डिवाइड हो रहा होगा तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर आएगा 0। 0 0 मैच हो गया क्या? अगर मैच हो गया तो आप सेंचुरियन ईयर प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 1900 को 100 से, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आया एंड फाइनली हमें सेंचुरियन ईयर प्रिंट हुआ एंड सो ऑन फॉर द नॉन सेंचुरियन ईयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा अगला प्रोग्राम जो है दैट इज लीप ईयर का। तो प्रोग्राम रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम द यूजर एंड टू फाइंड आउट इट इज लीप ईयर और नॉट। ठीक है, अब हमने सेंचुरियन ईयर का प्रोग्राम देखा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे लीप ईयर में क्या होता है कि जैसे 2004, 2008, 12, 16, 20, 24, ये है लीप ईयर्स जो हर 4-4 साल बाद आते हैं, उनको हम लीप ईयर बोलेंगे। एंड ऑब्वियसली वी नो दैट कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो लीप ईयर जो है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे लीप ईयर। तो इसका एक लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले हम मेन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेन से प्रोग्राम शुरू करने के बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ईयर के लिए, फिर स्क्रीन क्लियर करेंगे टू क्लियर द स्क्रीन। प्रिंटफ में हम बोलेंगे भाई एंटर करिए ईयर, तो एंटर एनी ईयर हम यूज़र को बोलेंगे। स्कैनफ से जो भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम यूज़र से ले लेंगे। यूज़र से वैल्यू लेने के बाद अगर जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे सेंचुरियन ईयर में हमने लॉजिक किया था 100 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं। तो अगर 4 से डिवाइड हो गया तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ लीप ईयर, अदरवाइज इट इज़ नॉट लीप ईयर। Hit ch to pause the screen। यहाँ पे इसको सेव करते हैं। कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। अगर मैं 2004 डालूँ तो हमें ये बोलना चाहिए लीप ईयर, जो कि परफेक्ट है। 2020 भी डाल के देख लेते हैं, ये लीप ईयर होना चाहिए, परफेक्ट। 2023 डाल के देखते हैं तो ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तो नॉट अ लीप ईयर, एकदम परफेक्ट। तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, लेकिन ये कुछ जगह पे आपको गलत आंसर देगा। जैसे कि 1900 लीप ईयर नहीं है, फिर भी वो उसको लीप ईयर बोलेगा। रीज़न ये है कि अगर आपको मैथ्स के शॉर्टकट्स पता होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आखिरी में 2 डिजिट 0 आते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो वैल्यू 4 से 100% डिवाइड होती है कि आखिरी में अगर 2 0 है तो। इसीलिए 1900 लीप ईयर नहीं होगा तो भी वो 4 से डिवाइड हो पा रहा है, एंड इसके कारण वो गलत आंसर दे रहा है। नॉट ओनली 1900, 1500, 1700 के साथ भी सेम प्रॉब्लम होएगा कि वो सेंचुरियन ईयर नहीं, सॉरी वो लीप ईयर नहीं होने के बावजूद भी आपको वो लीप ईयर बोला जाएगा प्रोग्राम से। ओके, तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे प्रोग्राम को टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए,
आप डायरेक्टली अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना तो वो 1900 के लिए भी काम करेगा और 1900 को भी लीप ईयर बोल देगा, जो कि नहीं है। 1700 को भी लीप ईयर बोल देगा, वो भी लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम पहले तो वो चेक करेंगे कि जो ईयर है वो सेंचुरियन ईयर है क्या, मतलब 100 के मल्टीपल्स में है क्या। अगर 100 के मल्टीपल्स में है तो इनको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे 400 से, क्योंकि ये 0 कट जाएगा यहाँ पे और आपको 19/4 हो जाएगा, जो कि नहीं हो पा रहा है डिवाइड, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो सेंचुरियन ईयर के लिए हमें लॉजिक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि सेंचुरियन ईयर है तो 4 से मत डिवाइड करिए, उसको 400 से डिवाइड करिए, और नॉन सेंचुरियन ईयर है तभी जाके आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिकली देखने में ठीक लग रहा है कि भाई हाँ मैंने 4 से डिवाइड करके देख लिया और वो 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब लीप ईयर नहीं हो रहा है तो नॉट लीप ईयर, लेकिन इसको प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर करने के लिए मैं फिर से पूरा का पूरा ये लॉजिक हटा देता हूँ और फिर से हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। अगर ईयर जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो रहेगा सेंचुरियन ईयर। अगर सेंचुरियन ईयर है तो फिर से अंदर जाके एक और इफ लिख दीजिए और उसको डिवाइड करके देखिए 400 से। अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे लीप ईयर। अगर सेंचुरियन ईयर है और उसके बाद भी 400 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे लीप ईयर, नहीं तो हम बोलेंगे नॉट लीप ईयर। नॉट लीप ईयर। और जो सेंचुरियन ईयर है उसका एक एल्स लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ईयर जो है वो 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो रहेगा लीप ईयर। नॉन सेंचुरियन ईयर्स के लिए लॉजिक वही रहेगा नॉर्मल वाला, प्रिंटफ हम बोलेंगे लीप ईयर, नहीं तो हम बोलेंगे नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को समझने के पहले एक और रूल बता देता हूँ आपको कि इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है अगर, तो आपने कर्ली ब्रेस नहीं लिखा तो भी चलता है। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर आपको एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है, तो ये कर्ली ब्रेसेस आपने नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसका डेमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ, जहाँ जहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट्स है वहाँ के। तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड कर्ली ब्रेसेस है वो मैंने हटा दिए। मेरा प्रोग्राम दिखने में थोड़ा सा सिंपल दिखेगा। तो इफ़ के बाद या एल्स के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसका कर्ली ब्रेस आप वहाँ से हटा सकते हैं। एंड ऐसा स्वीट एंड सिंपल आपको प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा इस टाइप से। तो इस प्रोग्राम में टोटल 4 वेरिएशंस है, जिन वेरिएशंस को हम पहले देखते हैं। पहला तो वेरिएशन है कि अगर मैं सेंचुरियन ईयर डालूंगा और वो सेंचुरियन ईयर लीप ईयर भी है तो क्या होगा। तो जैसे 2000 जो है वो लीप ईयर भी है और सेंचुरियन ईयर भी है, तो उसने बोलना चाहिए मुझे लीप ईयर, ठीक है, प्रॉपरली बोल रहा है। अगर सेंचुरियन ईयर डाल रहा हूँ लेकिन वो लीप ईयर नहीं है तो उसने मुझे नॉट लीप बोलना चाहिए। मैंने करेक्शन कर दिया है, थोड़ी देर पहले प्रोग्राम हमें लीप ईयर बोल रहा था 1900 के लिए, अब इसने बोलना चाहिए नॉट लीप ईयर, मतलब प्रोग्राम ठीक हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। बाकी 2004 के लिए तो उसने वैसे ही काम करना चाहिए जैसा कर रहा था, ठीक है, काम कर रहा है। और 2023 उसने बोलना चाहिए नॉट लीप ईयर, यहाँ पे भी परफेक्ट काम कर रहा है। तो 4 कंडीशंस कौन सी है, चारों कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि 4 कंडीशंस में हो क्या रहा है। तो पहली कंडीशन कि जब मैं ईयर में डालूंगा 2000 तब क्या होगा। जब मैंने ईयर में 2000 डाला, यहाँ पे आया, ठीक है, और चेक करा कि 2000 100 से डिवाइड हो रहा है क्या। चलो देखते हैं 2000 100 से डिवाइड हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है हमें, रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है ईयर 2000 वो डिवाइड हो रहा है 100 से, ठीक है, इसलिए हमारा रिमाइंडर आया 0। तो वो जाएगा ईफ के अंदर। जैसे इस ईफ के अंदर जाएगा उसको एक और इफ मिला,
इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ मिला, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ है, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ़। आप लिख सकते हो, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लिख सकते हो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 2000 के लिए अंदर आया। अंदर आने के बाद ये स्टेटमेंट चेक हो रहा है और वो चेक कर रहा है कि ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है क्या। ईयर में है आपका 2000 को हम डिवाइड करके देख रहे हैं 400 से, ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो ठीक है, ये भी केस सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई जो ईयर 2000 है वो 400 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई, इस इफ़ के अंदर आया और इस इफ़ के अंदर उसको मिला एक प्रिंटफ स्टेटमेंट जिसमें लिखा है लीप ईयर, ठीक है, और प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इफ़ में गया तो इसके एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है, और ये इफ़ में गया इसलिए इसके एल्स में भी नहीं जाएगा, सीधा वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल के लीप ईयर इतना ही प्रिंट करेगा, दैट्स इट। ये हो गया हमारा केस नंबर 1 जब हमारा ईयर 2000 है। अब अगर हमारा ईयर 1900 है तो क्या होगा? ठीक, अगर हमारा ईयर 1900 है तो पहले केस पे आएगा, यहाँ पे 1900 100 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद 1900 400 से डिवाइड हो रहा है क्या? करके देखते हैं पूरी तरह से। नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आएगा 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए जाएगा इसके एल्स में और एल्स में जाके प्रिंट करेगा नॉट लीप। ओके, तो यहाँ पे नॉट लीप आएगा और नॉट लीप आने के बाद बाहर निकल जाएगा। इस इफ़ के अंदर आया तो इसके एल्स में तो जाने से रहा, तो सीधा नॉट लीप करके बाहर आ जाएगा। ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब आते थर्ड कंडीशन, दैट इज 2004। 2004 के लिए क्या होगा देखते हैं। 2004 100 से डिवाइड हो रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं हो रहा ना, 2004 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 100। 200 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 4 आएगा आखिरी में, 2000 आएगा इधर और रिमाइंडर आपका 4 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फेल। तो ये कंडीशन जैसे ही फेल होगी हो जाएगा एल्स में। एल्स में जाने के बाद फिर से ई मिला उसको एक और वो चेक कर रहा है कि जो ईयर है दैट इज़ 2004, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है ना, 2004 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है, होता है 4 से डिवाइड। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ट्रू बोलेगा और प्रिंट कर देगा लीप ईयर। तो इस केस में 2004 के लिए लीप ईयर प्रिंट कर देगा। अब आते हैं चौथे और आखिरी कंडीशन में, 2023 के लिए क्या होगा। 2023 के लिए सबसे पहले यहाँ आएगा, ईयर में 2023 पड़ा हुआ है, कीबोर्ड से आया हुआ। 2023 को डिवाइड करके देखेगा 100 से, रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आ रहा है, हो जाएगा एल्स में। एल्स में आने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ईयर को जो है 4 से डिवाइड करके देखेगा। ऑब्वियसली 2023 4 से डिवाइड नहीं होता है, एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद एल्स के अंदर जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ नॉट लीप, और बाहर निकल के आएगा। तो जैसे जैसे हमने 4 कंडीशंस के लिए प्रोग्राम रन करके देखा, उसी का हमने इटरेशन देखा कि ये 4 कंडीशंस में प्रोग्राम बिहेव कैसे करेगा। तो लीप ईयर का प्रोग्राम काफ़ी कॉमन है, काफ़ी बार पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में या फिर इवन वाइवा में या फिर इवन मॉकअप इंटरव्यूज़ में, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके आगे कितने वेरिएशंस के प्रोग्राम हम करेंगे इफ एल्स में। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं। Write a program to accept a 3-digit number from the user and to find out it is palindrome or not. पैलिंड्रोम माने 121, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर है उसका रिवर्स नंबर भी 121 से आ रहा है तो ये पैलिंड्रोम हो गया। 220 232 का उल्टा 232, तो ये भी पैलिंड्रोम नंबर है। 123 का रिवर्स 321, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो ऊपर वाले जो दो है ये पैलिंड्रोम नंबर है, वेयर एज दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, बिकॉज जो ओरिजिनल नंबर है उसका रिवर्स नंबर भी सेम आना चाहिए, तब जाके हम उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो हमें चेक करना है कि नंबर लेना है, नंबर का रिवर्स करना है, रिवर्स और ओरिजिनल नंबर मैच हो रहा है क्या चेक करना है। अगर मैच हो रहा है तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। उसको सेव कर लेते। इफ एल्स 8.c
सेम लॉजिक जो सी प्रोग्राम के इनिशियल डेज में हमने देखा था, पहले प्रोग्राम्स में देखा था कि पहले नंबर के मुझे टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे रिवर्स करने के लिए। तो एक नंबर लगेगा, एक रिवर्स वेरिएबल लगेगा, 3 टुकड़े करने के लिए 3 वेरिएबल लगेंगे, D1 D2 D3। 3 डिजिट का प्रोग्राम बोला इसलिए हम 3 डिजिट के लिए करके देख रहे हैं। क्लियर स्क्रीन करेंगे, प्रिंटफ बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एंटर 3 डिजिट नंबर। तो हमने यूज़र से 3 डिजिट का नंबर मांगा, यूज़र ने वो एक सिंगल नंबर डाला। 3 बार परसेंट ही मत लिखिएगा, 3 अलग अलग नंबर नहीं लेने, एक ही नंबर लेना है 3 डिजिट का, ठीक है। सिंगल नंबर विथ 3 डिजिट, 123 या ऐसा कुछ एक सिंगल नंबर लेना है। तो %D एंड NO। तो आपने वो नंबर रिसीव कर लिया कीबोर्ड से। रिसीव करने के बाद अब हमें क्या करना है, उसका लॉजिक लिखना है। तो पहले तो टुकड़े टुकड़े करेंगे। D1 इज इक्वल टू NO mod 10। हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इट इज़ लाइक दिस कि नंबर में अगर 123 है, नंबर में अगर 123 है तो 123 को मॉड किया जाएगा 10 से, बाकी बचेगा 3। तो हमारा पहला डिजिट सेपरेट हो गया। सेकंड स्टेप में NO इक्वल टू NO डिवाइड बाय 10 करेंगे। नंबर में अगर है 123 डिवाइड होगा 10 से, आंसर 12.3 आना चाहिए, आंसर आएगा सिर्फ 12। फिर आएगा D2 इज इक्वल टू NO mod 10। यहाँ पे होगा 12 mod 10, आंसर आएगा 2। दूसरा डिजिट सेपरेट होके मिल गया आपको। नेक्स्ट स्टेप NO इज इक्वल टू NO डिवाइड बाय 10। यहाँ पे नंबर में आया 12/10, आंसर 1.2 आना चाहिए मैथ्स के हिसाब से, लेकिन आंसर आएगा सिर्फ 1। फिर लास्ट स्टेप D3 इज इक्वल टू NO mod 10, या D3 में NO भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि NO में ऑलरेडी 1 आ चुका है। बट हम हमारा कंटिन्यूशन जो स्टेप्स है उसको कंटिन्यू रखेंगे। 1 को मॉड करेंगे 10 से, हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो मतलब हमारे 3 टुकड़े सेपरेट होके आ चुके हैं, 3 2 1। अब इसको रिवर्स करना है, तो बोलेंगे रिवर्स इज इक्वल टू पहला टुकड़ा इंटू 100 प्लस दूसरा टुकड़ा इंटू 10 प्लस तीसरा टुकड़ा। ये हो गया हमारा रिवर्स। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो मैच हो रहा है क्या रिवर्स नंबर के साथ। अगर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर मैच हो गया तो हम बोलेंगे printf इट इज़ पैलिंड्रोम, अदरवाइज हम बोलेंगे नॉट पैलिंड्रोम। और एक ही स्टेटमेंट है if और else के बाद, तो इसलिए मैं यहाँ पे if में भी करली ब्रेस नहीं ले रहा हूँ और else में भी करली ब्रेस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करने हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो करली ब्रेस देना कंपलसरी है। इसको हम सेव करते, कंपाइल करते, रन करते और 1 2 1 डालते। ये पैलिंड्रोम है तो हमें आंसर आना चाहिए पैलिंड्रोम, लेकिन आंसर आएगा नॉट पैलिंड्रोम। क्यों? ठीक है, समझने की कोशिश करते क्या हो रहा है। हमारा नंबर जो था, सपोज ओरिजिनल नंबर था 121, ठीक, हमारा ओरिजिनल नंबर था 121। अब 121 जो है ये 121 के टुकड़े हो गए और फिर हमें रिवर्स नंबर मिल गया 121, ठीक। रिवर्स नंबर में हमें मिल गया 121, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवर्स नंबर 121 है। लेकिन जो एक्चुअल नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर, वो तो बार बार टूट रहा है ना, उसके टुकड़े हो रहे। तो जो नंबर है उसमें आपका ओरिजिनल नंबर कहाँ बचा है? ओरिजिनल नंबर में भी सबसे लेटेस्ट में 1 ही पड़ा रहेगा, इवन 121 के केस में। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसमें पड़ा है 1 और आपका जो रिवर्स नंबर है उसमें पड़ा है 121। तो 121 और 121 को कभी भी कंपेयर करोगे तो ये तो फॉल्स ही बोलेगा हमारा प्रोग्राम। ये फॉल्स बोलेगा तो वो जाएगा एल्स में और बोलेगा नॉट पैलिंड्रोम। तो गड़बड़ ये हो रही है इस केस में कि जो ओरिजिनल नंबर है वो टूट टूट के ख़त्म हो रहा है, हमारे पास से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ओरिजिनल नंबर में जो ओरिजिनल वैल्यू थी 121 स्कैन करते वक्त वो नहीं रही, वो गायब हो चुकी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें वो ओरिजिनल नंबर कहीं और रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऊपर में, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर org, और स्कैन करते बराबर ही ओरिजिनल में वो नंबर टूटने के पहले डाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 123 है
तो वो NO में जो नंबर पड़ा है वो हम उठा के ओरिजिनल में डाल रहे हैं। मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर डिस्ट्रॉय हो रहा है NO वाला, लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ORG वैल्यू में पड़ी है, ORG वेरिएबल में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ORG जो है ORG इक्वल्स टू रिवर्स करके चेक करेंगे कि ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर चेक करो। अब कंपेयर करते हैं, रन करते हैं। 121 आना चाहिए पैलिंड्रोम, जो कि प्रॉपर आ रहा है क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा ORG वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ इस केस में, हमने जो कीबोर्ड से नंबर डाला, हमने कीबोर्ड से नंबर डाला 121, तो जो कीबोर्ड से हमने 121 डाला है वो ORG वेरिएबल में हमने डाल के रख दिया। अब जो टुकड़े टुकड़े हो रहा है वो NO का हो रहा है, यहाँ पे NO डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो है वो अभी भी ORG वेरिएबल में पड़ी हुई है। अब जब आखिरी में जा रहे हैं तो हमारा रिवर्स नंबर में भी आ गया 121, और हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इफ में कंपेयर क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर। ओरिजिनल में अभी भी 121 पड़ा है, रिवर्स में भी 121 पड़ा है, 121 मैच्ड विथ 121, सी प्रोग्राम हमें रिटर्न देगा ट्रू, इसलिए आउटपुट प्रिंट होगा पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था कि नंबर टूट रहा था, उसको हमने प्रिजर्व कर लिया बाय यूजिंग और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड एज ORG। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट कॉल्ड एज ओरिजिनल वेरिएबल कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर and to find out it is Armstrong or not। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है एक साइंटिस्ट है या फिर एक पर्सन है जिन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की खोज की थी। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का सम वही नंबर आता है। व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं 153 को देखूं तो 153 में 1 का क्यूब निकालता हूं, प्लस 5 का क्यूब निकालता हूं, प्लस 3 का क्यूब निकालता हूं, तो हमारा आंसर आता है 1 + 125 + 27, इट कम्स अराउंड ओरिजिनल नंबर 153। तो उसको ही हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा नंबर हो गया, ऐसा नंबर जिसके इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का सम वही नंबर आता है। जैसे कि 153 में 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 125 प्लस 27 इक्वल्स 153। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू दिस नंबर दैट इज जनरेटेड एंड दिस इज कॉल्ड एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और ये ऑब्जर्वेशन एक आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के बंदे ने किया है, इसलिए उसने उसको अपना नाम दिया है। और सी प्रोग्राम में भी हमें जो प्रोग्राम आता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमें वही नंबर ढूंढने हैं जिस नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का सम वही नंबर है। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। अब हम हमारा प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। मेन से शुरू होगा, यहाँ पे इंटीजर NO नंबर लेने के लिए, आर्म उसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर रिसीव करने के लिए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे इंट NO फॉर नंबर रिसीव करने के लिए, आर्म फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर स्टोर करने के लिए। रिवर्स की जगह हम आर्म ले रहे हैं, यहाँ पे टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे इस केस में भी, तो टुकड़े करने के लिए 3 वेरिएबल लगेंगे। स्क्रीन करेंगे क्लियर, क्लियर करने के बाद हम लिखेंगे printf, यहाँ पे बोलेंगे एंटर अ नंबर, तो हम एक नंबर रिसीव करेंगे। नंबर रिसीव करने के बाद आएगा scanf, यहाँ पे आएगा %d, हमारे पास आएगा वो नंबर। नंबर आने के बाद हमें उसके टुकड़े टुकड़े करने, सेम स्टोरी। तो d1 = NO mod 10, कमेंट नहीं लिख रहा हूँ इस केस में, NO = NO divide by 10। ठीक है, d2 = NO mod 10, NO = NO divide by 10, एंड लास्ट d3 = NO mod 10। अब हमें आर्म निकालना है। व्हाट इज आर्म, इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम। तो d1 का क्यूब आएगा d1 × d1 × d1, प्लस d2 का क्यूब आएगा d2 × d2 × d2, और d3 का क्यूब आएगा d3 × d3 × d3।
ये हो गया आपका नंबर जो आपने निकाला है क्यूब बना के। अगर ये नंबर और ओरिजिनल नंबर मैच हो गया तो हम बोलेंगे क्या आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो हम बोलेंगे क्या नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। गेट CH, स्क्रीन को रन करते प्रोग्राम को। 153 आना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन नहीं आया। ठीक है, रीज़न सेम गलती जो हमने की थी पहले प्रोग्राम में वो यहाँ पे भी है कि आपका नंबर टूट चुका है, आपको ओरिजिनल नंबर कहीं और रखना पड़ेगा। तो स्कैन होने के बाद ORG वेरिएबल में मैं ओरिजिनल नंबर मेरा प्रिजर्व करके रखूँगा और कंपेयर करते वक्त ओरिजिनल नंबर और आर्म वेरिएबल में जो वैल्यू है उनको कंपेयर करूँगा। इसको सेव करते, कंपाइल करते, रन करते हैं। 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम डालते हैं 370, इट इज़ ऑल्सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर हम डालते हैं 371, इट इज़ ऑल्सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर हम डालते हैं 270, इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर कोई और नंबर डालते हैं, इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो देर आर लिमिटेड नंबर्स आर देयर एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम से हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है वो पता चलेगा। दैट्स ऑल, लेट्स मूव अहेड फॉर फर्दर सेशन। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.